दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, एक बार अपन राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए कंप्लीट हुए। अब वापस अपन स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से अपनी राजस्थान के इतिहास की पहली क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो यानी राजस्थान का इतिहास में यानी राजवंश पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर वापस जो एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, फिर कला संस्कृति में और स्थापत्य कला में जो भी दुर्ग वगैरह थे, मेले त्यौहार थे, जो हस्तकलाएं थी, ठीक है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले जो राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किए थे, इतिहास में राजवंश स्टार्ट किए थे। देखिए, जो इतिहास को भी अगर अपन बांट के देखें तो एंशियंट पढ़ना पड़ता है अपने को, मिडिवल पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न पढ़ना पड़ता है। देखिए, एंशियंट जो राजस्थान का जो इतिहास है या हिस्ट्री है, उसके ज़्यादा अपने को जो मजबूत प्रमाण नहीं मिले हैं या पुख्ता एविडेंस नहीं मिले हैं। तो देखिए, इसका थोड़ा बहुत पार्ट अपने को या कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है अपने को। ठीक है, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अपने को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा भाग राजस्थान का पढ़ना पड़ता है अपने को। हाँ, मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अपन जो मिडिवल की बात करते हैं, मिडिवल राजस्थान की बात करेंगे पहले, फिर थोड़ा बहुत जो यानी एंशियंट राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक, और मॉडर्न भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपन राजवंश की बात करते हैं। इतिहास की बात करें तो देखिए, राजवंश की बात करें तो सबसे पहले किस राजवंश की बात करें या कौन सी रियासत की बात करें, तो राजस्थान में और भी बहुत सी यानी महत्वपूर्ण रियासतें थी, लेकिन अगर गौरवशाली इतिहास देखा जाता है राजस्थान में किसी भी रियासत का, तो मेवाड़ रियासत का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि देखिए, हर जो रियासत के जो शासक थे या राजा थे वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े थे। कोई जो रियासत के जो शासक थे या राजा थे वो अपने स्तर पर जो कुछ अच्छे प्रयास किए थे, किसी दूसरी रियासत के जो भाई युद्ध स्तर पर जो अच्छे प्रयास किए थे। जैसे मेवाड़ का इतिहास अलग तरीके का है, जैसे आमेर और जयपुर का इतिहास जो भाई बसाउट के आधार पर जो नई नई जो टेक्निक के आधार पर देखा जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है, भाई किस प्रकार से जयपुर को बसाया गया है। और देखिए, विश्व स्तर पर जो जयपुर की तुलना की जाती है तो वो भी कम नहीं है भाई, जयपुर के जो शासकों का जो इतिहास है, जो ठीक है, जो उपलब्धियां हैं, तो जैसे भरतपुर के जो राजा यानी महाराजा सूरजमल जी को बुलाया नहीं जा सकता। मारवाड़ से भी जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे, जो महत्वपूर्ण कदम थे, उनको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो भाई देखिए, रियासतों के जो इतिहास है वो भुलाए नहीं जा सकते। हाँ, कम और ज्यादा कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो गौरवशाली इतिहास की बात करें जो युद्ध स्तर पर, ठीक है, अपने जो इतिहास को अगर सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं पढ़ते हैं, जैसे जौहर पढ़ते हैं, तो मेवाड़ से अपने को जानकारी मिलती है। तो अपन सबसे पहले मेवाड़ से स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास में भी या पिछले जो अपना क्लास अपन स्टार्ट किए थे उसमें भी अपन मेवाड़ से ही स्टार्ट किए थे। तो अपन बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास से। ठीक है, देखिए, मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं इससे पहले थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है इसकी भी बात कर लेते हैं। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान में, या मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। देखिए, हर जो स्टूडेंट होता है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को लिख देता है मेवाड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को बता देगा, उदयपुर को बता देगा। ठीक है, फिर इसके आगे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है, तो अपन बात करते हैं इसमें राजसमंद भी आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है प्रतापगढ़ भी आता है। ठीक है, देखिए, जो प्रतापगढ़ की थोड़ी सी ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में जो कुछ तहसीलें हैं ये बांसवाड़ा से हटकर आई थी। ठीक है, तो जो प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलें भी मेवाड़ क्षेत्र में आती है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है वो मेवाड़ में आता है। ठीक है, देखिए, जो एक और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बिना भी मेवाड़ वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है ये कंप्लीट नहीं होता है। और एक जो क्षेत्र है, अपन प्रतापगढ़ की बात कर चुके हैं, ठीक, और राजसमंद की बात कर चुके हैं, भीलवाड़ा की बात कर चुके हैं, उदयपुर की बात कर चुके हैं और चित्तौड़गढ़ की बात कर चुके हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र में।
ठीक है। चित्तौड़ उदयपुर सब बता देंगे, हालांकि राजसमंद को भी आप ले लो, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी मेवाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। देखिए आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी ले सकते हो, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा मेवाड़ के क्षेत्र में नहीं आते। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो रीजन है उसको एक अलग ही नाम दिया गया है, वागड़, ठीक है। वागड़ वाले जो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों पे या वागड़ क्षेत्र पर मुख्यतः गुजराती भाषा का या गुजराती प्रभाव दिखाई देता है अपने को, ठीक है। वागड़ क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, इसमें बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों या कुछ क्षेत्र को यानी जो प्रतापगढ़ में शामिल किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से जो भौगोलिक जो क्षेत्र है इसकी भी अपन बात कर चुके हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ वाले क्षेत्र में आते हैं, इसका अलग नाम दिया गया है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। देखिए अब आगे बात करें मेवाड़ के प्राचीन नाम की। देखिए जो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मेवाड़ को जो 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है, या प्राचीन काल में या मध्यकाल में 3 नामों से जाना जाता था। एक जो नाम है इसका मेदपाट, ठीक है, मेदपाट। देखिए मेदपाट को कहा जाता है, इतिहासकारों को ऐसा मानना रहा है कि यहाँ पे जो पहले के टाइम में या तो मैद जनजाति ने निवास किया है, या वो मेर थे, ठीक है, या वो मेव थे। ठीक है, इन जनजातियों ने, इन नामों की जनजातियों ने यहाँ पर निवास किया है मेवाड़ में, और इनसे बनता बनता मेदपाट और मेदपाट से मेवाड़ हो गया है, ठीक है। मेर जनजाति ने निवास किया यहाँ पे, या मेर जनजाति ने निवास किया है, या मेव जनजाति ने निवास किया है। मेव से मेवाड़ हो गया, मेर से मेदपाट होता होता मेवाड़ हो गया, मेद से मेदपाट होता होता मेवाड़ हो गया। इस प्रकार का मानना रहा है इतिहासकारों का, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना ओनली मेदपाट, ये इस प्रकार की ये बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नाम आता है मेवाड़ का प्रागवाट, ठीक है। एक जो नाम आता है मेवाड़ का सीवी, ठीक है। देखिए अपन जनपद पहले पढ़ चुके हैं पिछली जो क्लासेज में, ठीक, तो उस समय भी अपन बात किए थे, ये आप भी ध्यान रखना। फिर वापस अपन जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, उस समय फिर बात कर लेंगे, ठीक है। मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद, ठीक है। मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। भाई सिवी कोई जनजाति यहाँ पर निवास करती थी, फिर उसको निवास के आधार पर एक यहाँ पर जनपद बन गया, ठीक है। तो इसी आधार पे मेवाड़ को पहले के टाइम में सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था, और मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। ये 3 नाम रहे हैं मेवाड़ के प्राचीन काल या जो मध्यकाल में, ठीक, तो ध्यान रखना। अब तक बात कर चुके हैं मेवाड़ का भौगोलिक दृश्य या भौगोलिक क्षेत्र और मेवाड़ के प्राचीन नाम। देखिए अब बात करते हैं वंश की। देखिए वंश की बात करें तो वंश में भाई कोई भी रियासत होगी तो वहां का कोई वंश भी होगा, ठीक है। भाई पहले के टाइम में भाई वंश चलते थे रियासतों में, जो राजतंत्र था, राजतंत्रों में जो वंश चलता था, भाई कौन सी रियासत में किस वंश के शासक यानी शासन किए हैं, ठीक है, राज किए हैं। तो देखिए मेवाड़ में जैसे गुहिल वंश का जो मुख्यतः स्थान आता है, ठीक है, मेवाड़ में मुख्य रूप से गुहिल वंश ने शासन किया था, ठीक है। अपन बात करेंगे गुहिल वंश की। जैसे आमेर की बात करते हैं तो आमेर में कछुआ शासकों ने या कछुआ वंश ने शासन किया था, ठीक है। भरतपुर में जाट शासन किए थे। मेवाड़ में गुहिल की बात करेंगे, सबसे पहले गुहिल की बात करते हैं। जोधपुर जो या मारवाड़ में जो शासन किया था, राठौड़ों ने शासन किया था, ठीक है। देखिए गुहिल वंश की बात करते हैं, आज अपन स्टार्ट करते हैं मेवाड़ में जो गुहिल वंश को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से यहाँ का जो गुहिल वंश स्थापित होता है, ये गुहिल कौन थे, इन सब की अपन बातें करेंगे। देखिए जेम्स टोड एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं,
ठीक है। मेवाड़ में इनका भाई बोलबाला था अच्छा खासा, तो मेवाड़ के बारे में ये अच्छी खासी जानकारी रखते थे जेम्स टोड। लेकिन जेम्स टोड का मानना था कि भाई गुजरात में एक जगह या रियासत थी वल्लभी, ठीक है। ये वल्लभी गुजरात में एक रियासत थी। यहाँ पर जो वल्लभी रियासत थी गुजरात में, यहाँ पर एक राजा का शासन था शिलादित्य, ठीक है। शिलादित्य का शासन था गुजरात के वल्लभी में। शिलादित्य की जो रानी थी पुष्पावती, ठीक है। शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। लेकिन पुष्पावती भाई गुजरात मेवाड़ के पास वाला जो लगता हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो अंबा माता जी का मंदिर है मेवाड़ में, तो अंबा माता जी के पूजा करने के लिए आती है पुष्पावती एक बार, ठीक है। गुजरात से यानी मेवाड़ में आती है, अंबा जी के दर्शन करने के लिए आती है। जब यानी पुष्पावती अंबा जी के दर्शन करने के लिए मेवाड़ आती है, तो पीछे से वल्लभी पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। शिलादित्य के दुश्मनों ने या वल्लभी के दुश्मनों ने यानी वल्लभी जो रियासत पर आक्रमण कर दिया था। शिलादित्य और इसके साथ वाले जो सैनिक थे जो मारे गए थे यानी शहीद हो चुके थे या काम आ गए थे युद्ध में, युद्ध करते हुए। और इनके जो और रानियां थी पुष्पावती के अलावा, पुष्पावती तो इधर मेवाड़ आ गई थी, तो बची हुई जो रानियां थी उन्होंने वहां पर जौहर कर लिया था, ठीक है। मेवाड़ के कुछ लोगों को जानकारी प्राप्त होती है भाई वल्लभी पर आक्रमण हो गया है और वहां का राजा मारा गया है और सैनिक भी मारे गए हैं और रानियों ने जौहर कर लिया है। मेवाड़ के लोग अंबा माता जी की पूजा करने के बाद या दर्शन करने के बाद पुष्पावती को बताते हैं कि भाई आप वल्लभी वापस मत जाओ, वहां यानी वल्लभी पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है और आपके जो पति है वहां के जो राजा है शिलादित्य वो मारे गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और जो बची हुई रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया है। पुष्पावती कहती है कि मैं जो मेरे जो साथ वाले जो रानियां हैं और जो सैनिक है और वो मारे गए हैं, तो मैं बच के क्या करूंगी, मैं भी सती हो जाती हूं वहां पर जाके। देखिए उस समय जो पुष्पावती प्रेग्नेंट थे, इनके पेट में बच्चा था, गर्भ में बच्चा था। तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो सती होने की जो ट्रेडिशंस थे, सती होने की परंपराएं थी, वो ऐसा कहती थी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भ यानी गर्भावस्था के दौरान कोई भी महिला सती नहीं हो सकती, ठीक है। उस समय की जो परंपराएं कहती थी भाई जो गर्भ में अगर बच्चा हो तो वो महिला सती नहीं हो सकती है या जौहर नहीं कर सकती है। तो फिर अब क्या किया जाए भाई, तो पुष्पावती प्रेगनेंसी के दौरान अपने जो गर्भ में बच्चा था उसको जन्म देती है, भाई ये सती नहीं होती उस समय, ठीक है। देखिए पुष्पावती एक बच्चे को जन्म देती है, मेवाड़ में ही जन्म देती है, ठीक, मेवाड़ में रुकती है कुछ समय के लिए, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, देखिए इस बच्चे का नाम गुहादित्य था। गुहादित्य इसका नाम कैसे पड़ा उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिए जो पुष्पावती एक ब्राह्मण को इस गुहादित्य को सौंपती है, विजयादित्य ब्राह्मण को, ठीक है। ये विजयादित्य ब्राह्मण था। विजयादित्य ब्राह्मण ने और मेवाड़ के लोगों ने इस बच्चे का पालन पोषण किया, ठीक है। इनको डर लगा विजयादित्य को और मेवाड़ के लोगों को कि वल्लभी के दुश्मन कहीं वापस यहाँ पे मेवाड़ में आके गुहादित्य को नहीं मारते या गुहादित्य को नहीं ले जाए, तो गुहादित्य को एक गुफा में छोड़ दिया गया था, ठीक है। गुहादित्य का जो पालन पोषण हुआ था एक गुफा में हुआ था, तो गुफा से इसका नाम होता गुहादित्य, इसका नाम ऐसा हुआ, ऐसा माना गया है कि गुफा में रहने के कारण इस बच्चे का नाम गुहादित्य पड़ा है, ठीक है। आपको नाम थोड़ा समझ में आ गया होगा क्यों गुहादित्य पड़ा है इसका, ठीक है। तो विजयादित्य ब्राह्मण और मेवाड़ के लोगों ने गुहादित्य का पालन पोषण किया था एक गुफा में रखकर, इस गुफा में रहने के आधार पर इसका नाम गुहादित्य पड़ा है, ठीक है। ये तो हुई जेम्स टोड की थ्योरी, जेम्स टोड का मानना, ये जेम्स टोड के अनुसार जो माना गया है वो अब उसकी बात कर लिए, ठीक है। देखिए कुछ अभिलेखों के अनुसार, ठीक है, कुछ अभिलेख मिलते हैं, उनके अनुसार अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि जो भाई गुहिल है आनंदपुर, ठीक है, गुजरात में एक वडनगर रियासत है, ठीक है।
गुजरात की वडनगर रियासत के आनंदपुर नामक स्थान से आए हुए हैं। ठीक, ये जो वडनगर है जो गुजरात में ही है, तो यहीं से कुछ अभिलेखों के अनुसार आनंदपुर वडनगर से आए हुए हैं गोहिल, कुछ अभिलेखों के अनुसार यह मानना है। ठीक है, एक और भाई जो इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल, अबुल फजल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अबुल फजल मानते हैं कि कोई एक ईरान का शासक था, नौशेरवा खान आदिल। ठीक है, अबुल फजल का मानना है कि ईरान के राजा या ईरान का शासक नौशेरवा खान आदिल के वंशज है जो गोहिल है। ठीक है, अपन 3 थ्योरी पढ़े हैं अभी तक गोहिलों के बारे में। गोहिलों के बारे में जो ये जेम्स टोड की थ्योरी पढ़े हैं, जेम्स टोड का मानना पढ़े हैं। जेम्स टोड ने क्या बताया है, आनंद, कुछ अभिलेखों के अनुसार आनंदपुर वडनगर से आए हुए माने जाते हैं गोहिल। और जो अबुल फजल है, ईरान के राजा या ईरान के शासक नौशेरवा खान आदिल के वंशज माने गए हैं। ठीक है, ये अब तक बात कर चुके हैं। सबसे प्रचलित है जेम्स टोड वाली, पर ठीक है, इसको माना गया है भाई गुफा में रखा गया था और इस प्रकार वल्लभी से कोई रानी यहाँ पे यानी अंबाजी के दर्शन करने आए हुए थे, उधर पीछे से वल्लभी पर आक्रमण हो जाता है और ये यहाँ पे बच्चों को जन्म देती है और इसको पालन पोषण गुफा में हुआ था, इसका नाम गुहादित्य पड़ गया और ये फिर आगे गोहिल वंश की जो को आगे बढ़ाता है। ठीक, ये अपन बात कर चुके हैं। और अबुल फजल मानता है ईरान के राजा नौशेरवा खान आदिल की भाई संतान या वंशज माने गए हैं। देखिए, जो गोहिल है, गोहिल ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 566 ईस्वी में गोहिल ने देखिए कुछ समय बाद में भी बात करते हैं। ये जो 566 ईस्वी का जो क्या मैटर है, 566 ईस्वी किस प्रकार से निर्धारित करते हैं इतिहासकार। ठीक है, गोहिल ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। देखिए, गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। ठीक है, इसको मिटा के अपन बात करते हैं। ये जो टाइम जो यह समय का निर्धारण किया गया 566 ईस्वी, इसकी अभी बात करते हैं अपन। देखिए, जो 24 शाखाएं थी, ठीक है, गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी भाई, टोटल जो 24 शाखाएं थी। मेवाड़ में बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए, जयपुर में वर्तमान में एक जगह पड़ती है चाकसू। चाकसू को उस समय में बोला जाता था चाटसू। ठीक है, तो यहां पर भी गोहिल वंश का शासन रहा है। अपन आगे बात करेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि नेपाल में भी गोहिल वंश का शासन रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी गोहिल वंश का शासन रहा था, या शिवाजी खुद महाराष्ट्र यानी जो शिवाजी खुद को गोहिल वंश से रिलेटेड मानते हैं कि मैं प्रताप का वंशज हूं। ठीक है, तो नेपाल, महाराष्ट्र, चाटसू यानी और मेवाड़ में भी गोहिल वंश का शासन था। ठीक है, देखिए, और जो कल्याणपुर एक रियासत थी, कल्याणपुर में भी गोहिल वंश का शासन रहा है। देखिए, अपन कुछ जो और रियासतों की बात किए हैं, इनमें से भाई टोटल 24 के यानी पूरी 24 रियासतों के नाम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन गोहिल वंश की टोटल 24 शाखाएं थी। 24 में से सबसे प्रमुख जो गोहिल थे वो थे मेवाड़ के गोहिल। ठीक है, देखिए, जो ये मेवाड़ के जो गोहिल थे, ये सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे अपने आप को। ठीक, देखिए, कुछ जो
देखिए जो कुछ राजा थे राजस्थान के, जो अपन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान के कुछ रियासतों के राजा अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे और कुछ जो राजा अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो मेवाड़ के जो गोयल वंश के राजा थे वो अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इन 24 शाखाओं में से, यानी गुहिलों की 24 शाखाओं में से मेवाड़ के गुहिल प्रमुख थे, ये भी आप ध्यान रखना। अपन मेवाड़ के गुहिलों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ये जो 566 वाली जो ये समय का निर्धारण किया गया है या समय निर्धारित किया गया है, इसकी बात करते हैं। एक अपने को अभिलेख मिलता है, सामोली अभिलेख। ठीक है, सामी जो सामोली अभिलेख है ये 646 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, सामोली का जो अभिलेख है ये 646 ईस्वी का अभिलेख है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, GH ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख मिलता है, सामोली का अभिलेख 646 ईस्वी का अभिलेख है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जब रिसर्च करते हैं इस अभिलेख को पढ़ने के बाद, और इस अभिलेख की जो रिसर्च करते हैं या जानकारी जुटाते हैं अच्छे से, तो इनको जानकारी मिलती है या उल्लेख मिलता है इनको, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, कि जो 646 ईस्वी का जो अभिलेख मिला है यह अभिलेख है वो कोई शिलादित्य नामक राजा का है। ठीक, जो ये शिलादित्य राजा है इसको और रिसर्च करता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तब और जानकारी मिलती है कि जो शिलादित्य राजा है ये गुइल का 5वां वंशज है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझने लायक बात है, समझने लायक फैक्ट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह अभिलेख शिलादित्य नाम के राजा के समय का है। ठीक है, देखिए अपन गुहादित्य के पिता का नाम जो वो गुजरात वाला शिलादित्य था, पुष्पावती का पति, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यह कोई शिलादित्य मेवाड़ का राजा है जो गुहिल का 5वां वंशज बताया गया है, सामोली अभिलेख में उल्लेख मिलता है ऐसा गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। शिलादित्य इस अभिलेख में गुहिल का 5वां वंशज बताया जाता है, ऐसा वहां पर वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है कि भाई जो ये शिलादित्य राजा मेवाड़ का राजा है, इसका जो शासनकाल, जो ये जो अभिलेख है 646 ईस्वी का है, यह जो राजा है ये गुहिल का 5वां वंशज है। तो इतिहासकार या सब लोग मान सकते हैं भाई इससे पहले 4 राजा और रह चुके हैं, यानी गुहिल का 5वां वंशज है तो इससे पहले भाई 4 पीढ़ी या 4 राजा और शासन कर चुके हैं। ठीक है, तो इतिहासकार इस प्रकार से समय का निर्धारण करते हैं भाई एक राजा लगभग 20 वर्ष तक शासन कर सकता है। ठीक है, एक राजा लगभग 20 वर्ष तक शासन कर सकता है। ठीक है, तो 646 में से 20 घटा के देखो तो कितना आएगा, 626। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं हटाता हूं। छह 646 में से 20 माइनस किए तो 626। ठीक, ये 646 के समय ये शिलादित्य रहता है यहाँ पे। फिर 626 यानी 20 वर्ष, फिर जो इससे पहले 626 वाले जो राजा से पहले का जो राजा 20 वर्ष तक शासन किया होगा, ये जो शासन किया होगा इसका टाइम पीरियड माना जाता है 606। ठीक है, 646 से 20 माइनस करते हैं 626, फिर 626 में से 20 माइनस करते हैं तो 606, फिर 606 में से यानी 20 माइनस करो तो 686। अब 686 में से 20 माइनस करो, देखिए 586, और ये 586 में से 20 माइनस करो तो 566 ईस्वी। ठीक, ठीक है, 646 में शिलादित्य नाम के राजा का शासन था। तो इससे पहले 20 वर्ष पहले
ये 626 आ गया। 626 में से 20 माइनस करो तो 606, 606 में से 20 माइनस करो 586, और 586 में से 20 माइनस करो तो 566। ठीक है, 566 में स्थापना करता है गुहिल। ठीक है, अपन इसकी तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पर। अब बचे को 3 राजा बचे हैं। ठीक है, देखिए गुहिल के बाद में भाई इस यहाँ पे जो शासन किया था भोज शासन करता है, एक भोज नाम का राजा था भोज। ठीक है, देखिए फिर भोज के बाद में जो शासन करता है महेंद्र शासन करता है, और महेंद्र के बाद में जो शासन करता है नाग नामक जो राजा शासन करता है। ठीक है, तो ये अपन इसका टाइम पे देखिए, ये इतना फंसने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा या कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इंटरव्यू होता है जैसे आरएस मेंस होता है, एसआई मेंस, सॉरी आरएस मेंस में भी शायद इस प्रकार के क्वेश्चन तो क्या ही पूछ सकते, समय निर्धारण का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे आरएस का इंटरव्यू होता है, एसआई का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो उनमें पूछा जा सकता है भाई आप किस आधार पे कह सकते हो कि भाई जो 646 ईस्वी का जो ये 566 ईस्वी में गुहिल ने स्थापना की थी, तो अपन सामूली अभिलेख के अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इस पर आपको समझाने के लिए जो इतना ये फैक्ट लिखने की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। हाँ, इंटरव्यू में जरूर पूछ ले जाते हैं। ठीक, तो ये सामूली अभिलेख यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मिलता है 646 ईस्वी का अभिलेख है। इसके अनुसार 646 में जो शासन था शिलादित्य नाम के राजा का था। लगभग इतिहासकारों ने 20 वर्ष का एक राजा का शासन माना है। इस आधार पे जो पीछे के जो राजाओं का जो शासन काल निकाला गया है, या फिर 566 ईस्वी में गुहिल के द्वारा स्थापना करने का टाइम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये बात थी। देखिए ये सामूली अभिलेख की बात हो चुके हैं। एग्जाम की दृष्टि से सामूली अभिलेख इंपॉर्टेंट है। सामूली अभिलेख के बारे में पूछा जा सकता है किस अभिलेख के आधार पर मेवाड़ में गुहिल के द्वारा 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना किया जाना माना जाता है, तो सामूली अभिलेख के अनुसार माना जाता है। ठीक है, देखिए और अगर शायद बात करने की कोशिश करें सामूली अभिलेख की, पर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको। सामूली अभिलेख में एक जानकारी और मिलती है। ठीक, तो जानकारी मिलती है कि एक सिरोही में बसंतगढ़ जगह, सिरोही में एक बसंतगढ़ नामक स्थान है, जगह है, रियासत की। ठीक है, सिरोही रियासत में एक बसंतगढ़ या वडनगर। ठीक है, वडनगर की पहले अपन बात कर चुके, वडनगर अलग है, वो गुजरात साइड पड़ता है। ये वडनगर सिरोही में पड़ता है। ये थोड़ी सी बात सुनने लायक, आप सुन लेना, समझ लेना। यहाँ का एक महाजन समुदाय आता है इधर मेवाड़ साइड। ठीक है, महाजन समुदाय आता है। महाजन समुदाय का जो मुखिया था, ठीक है, उसको महतर बोलते हैं। महाजन समुदाय के मुखिया को महतर बोलते हैं। उसका जो मुखिया था जयंतर। ठीक है, ये जो महाजन समुदाय इधर मेवाड़ साइड आता है सिरोही से, महाजन समुदाय का मुखिया को महतर बोलते हैं, और वो जो महतर था वो जयंतक था। देखिए जो जयंतक था, यहाँ पर मेवाड़ में अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनाता है। ठीक है, अरण्यवासिनी माता जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। इस मंदिर को, इस माता जी को जावर माता कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जयंतक माता जी का मंदिर बनवा देता है। अब जो इसका अंतिम समय था, ये खुद के अंतिम समय भाई अभी सोचता भाई अभी दुनिया अपने कोई काम की है नहीं, अपन खूब टाइम जी लिया, अपना जीवन व्यतीत कर लिए हैं, अपने को अब इस दुनिया में रहने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। और ये जो जयंतक था, ये अग्नि में प्रवेश करके और अपने प्राण त्याग लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस प्रकार का जो उल्लेख भी मिला है अपने को सामूली अभिलेख में, या गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। ठीक, देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और, एक और पुख्ता प्रमाण मिला है 1869 के आसपास। ठीक है, देखिए ये फैक्ट थोड़ा अजीबोगरीब है। अपन अब तक इतिहासकारों के अनुसार जो बातें थी उनको मान रहे थे, लेकिन ये कुछ एविडेंस है 1869 में, ये थोड़े यानी पुख्ता प्रमाण के रूप में मिले हैं। देखिए आगरा के पास कोई स्थान है, ठीक है, आगरा के आसपास का कोई स्थान से कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक
ठीक है। उन सिक्कों पर श्री गुहिल लिखा हुआ है। ठीक है। आगरा के आसपास से 1869 में कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। लगभग 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वैद्य के सिक्कों को गिनने के लिए अब आप मत चले जाना कहीं पे, कोई म्यूजियम में रखे हुए हो, एएसआई वालों के पास रखे हुए हो, तो आप गिनने के लिए चले मत जाना। आप पूछे जा सकते भाई 1869 में आगरा के आसपास से किस वंश के सिक्के मिले हैं, यानी गुहिल वंश के मिले हैं। गुहिल वंश के सिक्के या गुहिल वंश के 2000 चांदी के सिक्के 1869 में किस स्थान से, किस क्षेत्र से मिले हैं, तो आगरा से मिलते हैं। ठीक है। कोई स्पेशल कोई स्थान का नाम तो दिया हुआ नहीं, आगरा के आसपास माना गया है। 1869 में चांदी के 2000 सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर श्री गुहिल लिखा हुआ मिलता है। तो अब देखिए ऐसे भी मान सकते हैं भाई, जो अपन अभिलेखों के अनुसार मान रहे हैं भाई वहां से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, ये गुहिल है, वहां से जो गुहादित्य था उसको गुफा में रखा गया था। ये तो अपन भाई मान्यताओं के अकॉर्डिंग अभिलेखों के अनुसार मान रहे हैं भाई, कुछ जो इतिहासकार बता के गए उनके अनुसार मान रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्के मिल रहे हैं इसका भी तो कुछ मजबूत प्रमाण मिला है ना अपने को भाई, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ भाई जो यहाँ पे आगरा में भी रहा होगा गुहिलों का, कोई तो कांटेक्ट रहा होगा जो वैसे सिक्के आ नहीं सकते, या तो कुछ व्यापार वाणिज्य करते होंगे जो गुहिल इन सिक्कों के माध्यम से तब ये सिक्के आगरा में पहुंचे होंगे, या कुछ लोग गुहिल वंश के आगरा में भी रहते होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, ये थोड़े पुख्ता प्रमाण मिले 1869 में आगरा के पास से 2000 चांदी के सिक्के मिलते हैं गुहिल वंश के, या उन पर लिखा हुआ मिलता है श्री गुहिल। देखिए अब तक बात की अपन गुहिल वंश की स्थापना को लेकर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे जो शासकों की बात करते हैं, गुहिल वंश के जो शासक है उनकी बात करते हैं। गुहिल वंश के जो शासकों की बात करें सबसे पहले तो एक बड़ा जो नाम आता है शासकों में बप्पा रावल का आता है। ठीक है। देखिए बप्पा रावल जो ये अपन पढ़ते हैं शासक, ये इनका जो वास्तविक नाम नहीं था। ठीक है। बप्पा और रावल दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए रावल उस समय में राजा को बोलते थे, और बप्पा उस समय में या आज भी गुजरात साइड में कोई भी सम्मानीय व्यक्ति होता है, रेस्पेक्टेड बंदा होता है, रेस्पेक्टेड व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं बाप जी, बापू, बप्पा। ठीक है। कोई भी साधु संत होते हैं बड़े जो सम्मान्य होते हैं गुजरात साइड, और गुजरात के लगते हुए जो राजस्थान के क्षेत्र है उनमें भी बाप जी, बापू या बप्पा बोलते हैं बड़े लोगों को। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी को बाबू बोला गया है, वो सम्मानीय थे इसीलिए उनको बापू जी बोला गया है। तो ध्यान रखना दोनों। बप्पा सम्मान्य व्यक्तियों को बोला जाता है गुजरात साइड में, बाप जी या बापू जी। राहुल उस समय में राजा को ही बोला जाता था। ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था बप्पा रावल का कालभोज था। ठीक है। वास्तविक नाम बप्पा रावल का कालभोज था, ये थोड़ा लिख लेना। बप्पा रावल का वास्तविक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो कालभोज इनका वास्तविक नाम था। देखिए बप्पा रावल की और अपन बात करते हैं, ये गुहिल वंश के बड़े शासक हुए हैं, स्टार्टिंग में जो शासक हुए हैं ठीक है। बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे। ठीक है। ये हरित ऋषि की गायें चराते थे। ठीक है। बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे, स्टूडेंट थे। बप्पा रावल हरित ऋषि के पास कोचिंग करते थे और इनकी गाय चराते थे। ठीक है। बप्पा रावल इनके शिष्य थे, मैं बता चुका हूं आपको, आप खुद जानते हो। देखिए जो हरित ऋषि थे ये खुद भगवान शिव जी के अनुयायी थे। ठीक है। भगवान शिव जी एक लकुलित संप्रदाय के जो भगवान शिव जी है, लकुलित संप्रदाय एक संप्रदाय चलता है, भगवान शिव जी को मानने वाले भक्तों का एक संप्रदाय चलते हैं, उन भक्तों में से थे। ठीक है। लकुलित संप्रदाय से रिलेटेड थे या संबंध रखते थे हरित ऋषि, वे भगवान शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे और हरित ऋषि खुद भगवान शिव जी के शिष्य थे। देखिए हरित ऋषि का जब अंतिम समय था या हरित ऋषि अपनी मृत्यु की और उम्र के उस पड़ाव में थे,
तो हर ऋषि सोचते हैं कि भाई अब बप्पा राहुल अपनी इतनी सेवा पूजा कर रहा है तो इसको भी कुछ तो देना चाहिए। तो बप्पा राहुल को हर ऋषि कहते भाई भाई तू भी कुछ मांग ले भाई, इतनी सेवा पूजा कर ली है मेरी, तो मेरी इच्छा है कि मैं तुझे कुछ देने की कोशिश करूं। बप्पा राहुल कहता है हरे कृष्ण से कि आप एक शिष्य रहा हूँ, आपका शिष्य रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा दो कि मेरा भी जीवन यापन अच्छे से हो जाए। तो भाई बप्पा राहुल मेवाड़ की इच्छा रखता है भाई, या फिर हरित ऋषि खुद मेवाड़ देने की इच्छा करते हैं बप्पा राहुल को। और हरित ऋषि एक देवी की पूजा करते हैं, राठासन देवी, ठीक है। हरित ऋषि राठासन देवी की पूजा करते हैं बप्पा रावल को मेवाड़ का राजा बनाने के लिए, या मेवाड़ का जो राज्य देने के लिए, कि राठासन देवी की पूजा इस प्रकार की कि राठासन देवी को कहते हैं माता जी या राठासन देवी, ये मेरा शिष्य है बप्पा या बप्पा रावल, इसको मैं मेवाड़ देना चाहता हूँ। राठासन देवी कहती है भाई ये मेरी बस की बात नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है मेवाड़ देना बप्पा रावल को। इसकी यानी बप्पा रावल को मेवाड़ देने के लिए तो भगवान शिव जी को ही खुश करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस भगवान के जा रहे हो पहले से ही उनको ही खुश करना पड़ेगा। तो फिर हरित ऋषि कहते हैं ठीक है, उनका तो मैं खुद भक्त हूँ, पहले से ही पूजा करता आया हूँ, ठीक है, उनको तो मैं खुश कर ही लूंगा। हरित ऋषि खुद वापस भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, और बप्पा रावल को मेवाड़ देने का वरदान मांगते हैं। और भगवान शिव जी खुश होकर कहते हैं भाई ठीक है, अब तू दे सकता है बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य। हरित ऋषि आशीर्वाद देते हैं बप्पा रावल को मेवाड़ जीतने के लिए, ठीक है। बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं, ठीक है। देखिए जो मान मोरी है ये मौर्य शासक माना जाता है, ठीक है। मान मोरी है जो मौर्य शासक माना जाता है। 734 ईस्वी में मान मोरी का शासन था चित्तौड़ में। तो बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मोरी को हराता है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के इतिहास को पढ़ते हैं तब इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में इसको जानना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है, ठीक है। अब बात आती है भाई चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ का राजा बन गया बप्पा रावल। भाई राजधानी किसको बनाए, भाई कैपिटल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो राजधानी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये पहले सोचा था, अपन पहली बार राजा बने हैं। अपने जो गुरु थे वो कहाँ पर रहते थे, तो बप्पा यानी हरित ऋषि नागदा में रहते थे। तो भाई क्यों न अपने गुरु की जगह को ही राजधानी बना ले, तो ये राजधानी बनाता है नागदा, ठीक है। बप्पा रावल अपनी राजधानी बनाता है नागदा को, चित्तौड़ पर अधिकार करके राजधानी बनाता है नागदा को। अब नागदा को राजधानी बना लेता है बप्पा रावल, तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण भी करवाए तो भाई अपने जो गुरु जिस भगवान को पूछते थे क्यों ना उसी का मंदिर बनवा लेते हैं। तो नागदा में एक शिव जी का मंदिर बनवाता है बप्पा रावल, एक लिंग जी का मंदिर बनवाता है, ठीक है। जी भी लगा देते हैं, ठीक है, एक जी बुरा मान जाएंगे, ठीक है। एक लिंग जी का मंदिर बनवाता है। ये जो एक लिंग जी का मंदिर, इनकी पूजा स्वयं खुद हरित ऋषि करते थे। बप्पा रावल एक लिंग जी का मंदिर नागदा में बनवा देता है। एक लिंग जी है ये लकुली संप्रदाय का मंदिर है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिख लेना, लकुली संप्रदाय का मंदिर है। शिव जी को मानने वाले भक्तों का एक संप्रदाय है लकुली संप्रदाय, ठीक है। हरित ऋषि खुद लकुली संप्रदाय के थे, इसलिए ये मंदिर भी लकुली संप्रदाय का माना गया है। इसका जो निर्माण बप्पा रावल ने नागदा में करवाया था।
ये जो जगह है नागदा में जो एकलिंग जी का मंदिर है, इस जगह का नाम कैलाशपुरी है। कैलाशपुरी इसलिए कहा गया है कि भाई भगवान शिव जी का जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर जो स्थान होने की वजह से भाई भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो इस जगह का नाम भी कैलाश पर्वत के नाम पर कैलाशपुरी कर दिया गया है। ठीक है, आप लिख सकते हो, इस जगह को कैलाशपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है मेवाड़ के राजाओं को क्या मानना है एकलिंग जी के लिए। ठीक है, मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को, यानी मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेवाड़ के जो शासक या मेवाड़ के जो राजा थे वो स्वयं को किसका दीवान मानते थे, तो मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। यानी राजा तो एकलिंग जी को मानते थे मेवाड़ का, ये राजा थे जो, और खुद को या स्वयं को एकलिंग जी का प्रधानमंत्री मानते थे। कोई भी उनसे पूछता भाई आप तो मेवाड़ के राजा हो, तो ये मना कर दे भाई नहीं, हम मेवाड़ के राजा नहीं है, मेवाड़ के राजा तो हम एकलिंग जी है, हम तो उनके प्रधानमंत्री है या दीवान है। ठीक है, उस समय दीवान एक पद था उसको, यानी प्रधानमंत्री के रूप में। तो मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2-3 स्टार लगा लेना। वैसे ही जयपुर के जो राजा गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते थे, स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मेवाड़ का और जयपुर का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे और मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। देखिए, जो दीवान मानना, एकलिंग जी का दीवान मानना या देवताओं को रूप मानना, अपने आप में एक प्रकार से एक सिद्धांत चलता है, अपने को पढ़ना पड़ता है, राजत्व का देवीय सिद्धांत। ठीक है, वो एक सिद्धांत है राजत्व का, देवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे उस समय भी जो राजा थे। भाई अपने आप को किसी देवता का रूप मान लेते थे कि भाई हमारा जो मुख्य जो देवता है, हमारा जो मुख्य राजा है वो तो ये देवता है, हम तो उसके प्रधानमंत्री या उनके जो दीवान के रूप में कार्य कर रहे हैं या प्रजा को संभाल रहे हैं या जो अपने जो क्षेत्र है या रियासत है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इनके आशीर्वाद से या देव भगवान के आशीर्वाद से। ठीक है, राजत्व का देवीय सिद्धांत। देखिए, फिर बात करते हैं आगे बप्पा रावल की। बप्पा रावल सोने के सिक्के चलाता है। ठीक है, बप्पा रावल सोने के सिक्के चलाता है। देखिए, इन जो सिक्कों को मापा गया है या इन सिक्कों को एक महत्वपूर्ण सिक्का मिला है या इन सिक्कों के जो मापतोल की जो विधि के अनुसार देखा गया है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि 115 ग्रेन का एक सिक्का। ठीक है, तो देखिए 115 ग्रेन, इनको मापने की एक ग्रेन जो मापने की एक विधि है। इन सिक्कों की जो भी जो क्वालिटी है उनको ग्रेन में मापा गया है। ठीक है, तो 115 ग्रेन का सिक्का मिला है। सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाया था, यानी सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए, और उन सोने के सिक्कों में 115 ग्रेन का सिक्का मुख्य है या महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, ग्रेन इनकी मापने की विधि थी संभवतः। ठीक, अब बात करते हैं विजय बयानों की। बप्पा रावल के जो विजय बयान थे, ठीक, ये अब तक बात कर चुके हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, किस प्रकार से किस भगवान की सेवा करता है, कैसे चित्तौड़ का अधिकार यानी चित्तौड़ का यानी राज्याधिकार मिलता है, ये अब तक की बात थी। बप्पा रावल, ठीक है, खुद हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि खुद भगवान शिव जी के शिष्य थे। ठीक है, बप्पा रावल को मेवाड़ का जो शासन सौंपने के लिए राठासन देवी की पूजा करते हैं, फिर बाद में शिव जी की भी पूजा करते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से हरित ऋषि बप्पा रावल को आशीर्वाद देते हैं कि अब जा भाई तू चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकता है। और बप्पा रावल 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है और नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। एकलिंग जी को मेवाड़ के जो शासक थे वो मेवाड़ का राजा मानते हैं एकलिंग जी को, और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं या मानते थे। तो यहाँ तक बात किया है। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए मेवाड़ में, उनमें से 115 ग्रेन का सिक्का महत्वपूर्ण है या मुख्य रहा है। ठीक, अब बात करते हैं विजय अभियानों की। देखिए, इधर
गजनी का शासक था, ठीक है, गजनी में एक शासक था सलीम। तो जो गजनी का शासक सलीम था, वो अपनी सेना को कहता है या अपने सैनिकों को कहता है कि भाई आप भारत पर आक्रमण करके आओ, ठीक है। देखिए अपन बात कर रहे हैं 734 में तो बप्पा रावल चित्तौड़ को जीत लेता है, ठीक है। 712 में सबसे पहले सफल आक्रमण होता है भारत पर, ठीक है। भारत का एक क्षेत्र था सिंध, उसको 712 में जीत लिया गया था, ठीक है। एक टेरिटरी रही है सिंध भारत की उस समय में। अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है, ठीक है। देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीतता है, न कि पूरे भारत पर कब्जा करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 712 के बाद में अगर देखा जाए तो भारत पर जो कब्जा हुआ है मुस्लिमों का, वो 1192 में हुआ, ठीक है, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध को जीत जाता है समान, ठीक है। और 1192 वाला जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, बैटल ऑफ टेरिन सेकंड था, उस वो जो युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी उस युद्ध को जीत लेता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा कर लेता है 1192 में, ठीक है। 712 में सिंध पर आक्रमण कर, यानी भारत पर आक्रमण तो होता है लेकिन सिंध पर कब्जा कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम, न कि भारत पर, ठीक है। 712 में सिंध पर कब्जा। 712 के बाद में भारत पर कब्जा होता है सबसे पहली बार 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी खुद यहाँ पर कब्जा करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चले जाता है भारत को, इसका यानी कब्जा, भारत का कब्जा ऐबक को देके चले जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए 712 से 1192 के बीच में आप लगभग जो टाइम निकाल के देख सकते हो, 480 के आसपास जो साल हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इन जो वर्षों में भारत आक्रमणों से कैसे बचा हुआ है, या राजस्थान आक्रमणों से कैसे बचा हुआ है, या यहाँ पर आक्रमण तो हुए हैं, छोटे मोटे आक्रमण हुए हैं, बड़े भी हुए होंगे, लेकिन ज्यादा इनको भाई रोक कौन रखा है। 712 से 1192 तक भाई आक्रमण ये तो हो नहीं सकता, बस सिंध पर कब्जा करने के बाद में कोई भी आक्रमणकारी चुपचाप बैठ गया हो भाई आगे अपन नहीं बढ़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता। एक क्षेत्र को जीतने के बाद में आगे भी बढ़ने की सबकी इच्छा होती है, लालसा होती है, लालच होता है। ऐसा सबने किया होगा उस समय भी शासकों ने, लेकिन भाई इतना जो गैप कैसे लग गया, ठीक है, टाइम का जो गैप कैसे लगा, इनको कौन रोक रखा था। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है ठीक है। ये इधर जो भाई राजस्थान वाला जो एरिया है, ठीक है, ये गुजरात आ गया, ये राजस्थान आ गया भाई। इधर से सिंध वगैरह ये जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब क्षेत्र है, इस साइड से जो ये आक्रमणकारी आते थे, अफगानिस्तान वाले जो आक्रमणकारी पाकिस्तान होते हुए आते थे, इनको जो फिर रोकने वाला यहाँ पर राजस्थान पड़ता है, राजस्थान की सीमा है। तो राजस्थान वाले जो शासक रोकते हैं 712 से के बाद में 1192 तक, ठीक। अब उनको लगता, अफगानिस्तान वालों को भी लगता कि भाई यार ऐसा क्या है भारत में, या अपने को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी, ठीक है। गजनी में एक राजा था सलीम, ठीक है। गजनी में एक राजा था सलीम। गजनी के सलीम को ऐसा लगा कि भाई वहां भारत पर आक्रमण करना चाहिए, अपनी सेना को ऑर्डर देता है जाओ आप भारत को जीत के आओ। सलीम के जो सेनापति, जो सेना थी वो इधर आती है,
युद्ध करने के लिए बप्पा रावल सलीम की सेना को, ठीक है, सलीम खुद नहीं आता, सलीम की सेना आती है गजनी की। बप्पा रावल सलीम की सेना को हराता है ढंग से राजस्थान में, और हराता ही नहीं बल्कि भगाता है ढंग से, हरा के और भगा के आता है, ठेठ अफगानिस्तान तक चले जाता है हराता हराता, ठीक है। बप्पा रावल इधर जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है इधर से भगाता भगाता जाता है गजनी की सेना को। तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, उस क्षेत्र में भागते उस समय कोई ट्रेन वगैरह थी नहीं, प्लेन से भगाया नहीं जा सकता, अपने जो हथियार और घोड़े आके लेके जाता है इनको भगाने के लिए। तो बीच बीच में पड़ाव भी डालना पड़ता है, यानी लंगर भी डालना पड़ता है, ठीक है भाई, स्थान डेरे डालना पड़ता है। देखिए सलीम को हटाता है बप्पा रावल, अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है, सलीम को हटाता है वहां के जो राजा के पद से, और अपने भांजे को वहां का शासक बना देता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बप्पा रावल गजनी चले जाता है, अफगानिस्तान चले जाता है, यहाँ के शासक सलीम को हटाता है और अपने भांजे यानी बप्पा रावल खुद के भांजे को गजनी का शासक घोषित करके आता है, नियुक्त करके आता है। एक जो आप पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर पढ़ते हो, रावलपिंडी जो नामक शहर है पाकिस्तान का, उसका नाम भी बप्पा रावल के नाम पे पड़ा, ये थोड़ा ध्यान रखना समझना। जैसे पाकिस्तान जो पंजाब वाला जो प्रांत है पाकिस्तान का, उस साइड भाई जो शहर होता है, जो गांव होता है, उसको बोलते हैं पिंड, ठीक है, ठीक है। जिस शहर में या जिस गांव में जिस पिंड में बप्पा रावल रुका, वहां पे आसपास वहां की जो बप्पा रावल की सेना भी रुकी उसी क्षेत्र में। उस क्षेत्र में जो वहां के लोग दुकानें वगैरह खोल लिए, वहां पे बाजार लग गया भाई, जो सेना को खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती तो वहां के लोग बेचने का काम, भाई साबुन तेल वेल बेचने लग गए होंगे, वहां के जो टूथपेस्ट वगैरह बेचने लग गए, कुरकुरे बेचने लग गए होंगे, टाइम पास के लिए चकना वकना बेचने लग गए होंगे, ठीक है, इस मजाक की बातें हुई। तो वहां पे एक गाँव बन गया, कस्बा बन गया, शहर बन गया। अब उस शहर को किस नाम से जाना जाए भाई, वहां के लोग अचानक वहां पे जो मार्केट लग गया, बाजार बन गया, तो भाई ये कौन सा शहर है जहां पर रावल रुका हुआ है, या जहां पर रावल रुका हुआ था, बप्पा रावल रुका हुआ था। अब बप्पा रावल पूरा नाम नहीं ले तो कुछ लोग ऐसे बोले भाई जहां पर रावल रुका हुआ था, तो रावल का पिंड, ठीक है, रावल का पिंड हो गया, रावल का पिंड होता रावलपिंडी हो गया, ठीक है, पिंडी लग गया। तो इस प्रकार से रावलपिंडी जो शहर का नाम है बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है उसका नाम राजस्थान के बप्पा रावल के नाम पर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो एक प्लेयर है शोएब अख्तर, वो रावलपिंडी का ही है, ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोएब अख्तर को, ठीक। तो थोड़ा ये भी समझने लायक फैक्ट है, ये ध्यान रखने लायक। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया है। देखिए एक इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य, सीवी वैद्य का पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, ठीक है, चिंतामणि विनायक वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य इनका पूरा नाम है। इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। देखिए बप्पा रावल की तुलना करते हैं सीवी वैद्य, एक फ्रांसीसी सेनापति हुए हैं चार्ल्स मार्टेल। ठीक है, इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना करता है चार्ल्स मार्टेल से। चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति थे, तो इनकी तुलना बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करता है। क्वेश्चन बनता है कि इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है, ठीक है। चार्ल्स मार्टेल से इसकी तुलना क्यों की गई है? देखिए उस समय यूरोप में, ठीक है, ये फ्रांसीसी सेनापति था, तो उस समय जो चार्ल्स मार्टेल यूरोप में जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, यूरोप पर मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, तो मुस्लिम सेनाओं को चार्ल्स मार्टेल ने वैसे ही भगाया था, ठीक है, जैसे बप्पा रावल
अफगानिस्तान की सेनाओं को राजस्थान से भारत से भगा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना की बप्पा रावल की। चार्ल्स मार्टेल ने भी यूरोप में मुस्लिम सेनाओं को भगाया था। ठीक है, या यूरोप को मुस्लिम आक्रमणों से बचाया था। तो ये बात हुई कि तुलना करने की कि बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी जो सेनापति चार्ल्स मार्टेल से क्यों की जाती है, तो और किसने की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। अब बात करते हैं बप्पा रावल की उपाधियों की। देखिए, बप्पा रावल की जो उपाधियां हैं, ये 3 उपाधियां हैं, इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। उपाधियों के नाम देके भी पूछ ले जाते भाई ये किसकी उपाधियां हैं, या निम्नलिखित में से बप्पा रावल की उपाधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक इनकी जो उपाधि है हिंदू सूरज, हिंदू सूरज। ठीक है, हिंदू सूरज, हिंदू सूर्य या हिंदुआ सूरज। ठीक है, एक बप्पा रावल की उपाधि है हिंदू सूरज, एक उपाधि है राजगुरु। ठीक है, एक उपाधि है राजगुरु, एक उपाधि है चकवे। इन तीनों उपाधियों का जो मतलब भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, हिंदू सूरज, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हिंदू सूरज का यहाँ पे मतलब रखा गया है, मतलब निकाला गया है कि उस समय बप्पा रावल मुस्लिमों को, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगा रहा था और हिंदुओं की रक्षा कर रहा था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए हिंदुओं का सूरज कहा गया है बप्पा रावल को। तो इनकी उपाधि रखी गई है हिंदू सूरज, हिंदुआ सूरज या हिंदू सूर्य। मुस्लिम सेनाओं को हराने और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हिंदू सूरज। राजगुरु की बात करें, भाई देखिए, इस समय राजाओं में सबसे अच्छा एक शौर्य के रूप में देखा जा रहा था, बप्पा रावल को देखा जा रहा था कि ये मानता था बप्पा रावल कि और भी राजाओं को अगर कोई कोचिंग लेनी हो युद्ध लड़ने की तो मेरे से ले सकता है या मेरे पास आ सकता है, तो मैं राजाओं का भी गुरु हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार एक उपाधि इनकी राजगुरु। और ये चकवे, इस शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये हिंदी का एक शब्द है। ठीक है, उस समय बप्पा रावल चारों ओर अपने जो विजय अभियानों को लेकर चर्चित था। ठीक है, चारों ओर जो सेनाओं को हरा, भाई ये तो है नहीं भाई, अपन बात करें इधर ज्यादातर जो शासकों की अफगानिस्तान और पाकिस्तान साइड से जो आक्रमणकारी आ रहे थे। अब आप कहीं बांग्लादेश की साइड मत पहुंच जाना चारों ओर को लेकर। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है चारों ओर बप्पा रावल की उस समय चर्चा हो रही थी। ठीक है, चारों ओर विजय अभियानों को लेके बप्पा रावल खूब प्रसिद्ध था उस समय, इसलिए इनको चकवे की उपाधि भी दी गई। चकवे हिंदी का शब्द, इसका अर्थ होता चारों ओर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये 3 उपाधियां थी बप्पा रावल की, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ये पढ़ चुके अपन बप्पा रावल के बारे में। ठीक है, एक शासक कंप्लीट कर लिए हैं, बड़ा शासक था बप्पा रावल। अब बात करते हैं एक और जो नेक्स्ट शासक की, अल्लट की। देखिए, अल्लट का जो एक नाम पढ़ना पड़ता है अपने को, वास्तविक नाम, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अल्लट का वास्तविक नाम है आलू रावल। ये थोड़ा मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, माइंड से निकल जाए आप भी ध्यान रख लेना। एग्जाम में कुछ बार पूछा भी गया है। अब आलू रावल शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नाम रहा होगा, लेकिन भाई बचपन में मोटा वोटा रहा होगा और इसको आलू बोलते होंगे। आलू रावल फिर राजा बन गया, तो रावल तो फिर बनेंगे, तो आलू रावल। ठीक, अपने को आलू रावल या अल्लट की कुछ अब जानकारी मिलती है अपने को, 2 जगह से इसकी जानकारी मिलती है, अपन बात करेंगे। देखिए, एक तो अभिलेख मिलता है और एक प्रशस्ति मिलती है अपने को। एक अपने को मिलती है सारणेश्वर प्रशस्ति। ठीक है, एक अपने को मिलता है आठपुर अभिलेख। देखिए, जो आज जो सारणेश्वर प्रशस्ति है ये 953 ईस्वी की है, और जो आठपुर अभिलेख है ये 977 ईस्वी का है। ठीक है, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है, आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का। तो अब ये 953 ईस्वी यानी पहले की, इससे पहले की प्रशस्ति है, तो इसकी पहले बात कर लेते हैं। प्रशस्ति वो होती है और अभिलेख, प्रशस्ति और अभिलेख दोनों में मैं अंतर बताने की कोशिश करूँ, आप समझ लो।
प्रशस्ति वो होती है जिसमें राजाओं के द्वारा वो प्रशस्ति लिखवाई होती है और उसमें राजाओं की प्रशंसा की हुई होती है। भाई जो भी प्रशस्ति होगी उसमें राजा के अच्छे अच्छे कार्यों को लिखा गया होता है, उल्लेख किया हुआ होता है। भाई वो राजा कि इस राजा ने ये अच्छा काम करवाया है, ये किला बनवाया है, ये रास्ता निकलवाया है लोगों के लिए, इस जनता को इस समय जनता को ये चीजें भेंट किया है, भाई अकाल के समय में ये कार्य किया है। कुल मिला के बात यह है, प्रशस्ति में राजाओं की प्रशंसा की जाती है और अभिलेख होते हैं वो भी राजाओं के टाइम के लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसमें राजाओं के जो भी कार्य, टाइम पीरियड वगैरह इस प्रकार की जानकारी होती है। ठीक है, देखिए जो ये सारणेश्वर प्रशस्ति, तो ईश्वर ये स्वर लगा हुआ होता है, ये एक प्रकार से शिव जी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, शिव जी से रिलेटेड, शिव जी से संबंधित जो प्रशस्ति है या उन शिव जी के मंदिर से संबंधित प्रशस्ति है। यहाँ पर जो सारणेश्वर जो प्रशस्ति मिली है, ये जो प्रशस्ति मिली है ये शिव जी के मंदिर से मिली है। ठीक है, सारणेश्वर वो नाम जो मंदिर है शिव जी का, वहां से प्रशस्ति मिली है, शिव मंदिर से प्राप्त होती है। ये तो आपको मैं बता दिया हूँ अच्छे से। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ये जो प्रशस्ति है इसमें अल्लट का नाम मिलता है। ठीक है, इसमें अल्लट का नाम मिलता है, अल्लट की माता का नाम मिलता है। ठीक है, इस जो सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट का नाम मिलता है, अल्लट की माता महालक्ष्मी का नाम मिलता है कि महालक्ष्मी अल्लट की माता थी, और इनके पुत्र का नाम भी मिलता है नरवाहन। ठीक है, अल्लट का पुत्र का नाम नरवाहन था, माता महालक्ष्मी का नाम मिलता है। देखिए ये जो प्रशस्ति है, सारणेश्वर प्रशस्ति है, ये वराह मंदिर की जानकारी देती है। ठीक है, ये जो प्रशस्ति थी, ये जो प्रशस्ति ये पहले वराह मंदिर पर लगी हुई थी। ये जो प्रशस्ति पर लिखा हुआ है कि अल्लट ने किसी समय में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है वराह। ठीक है, थोड़ी समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ा सा सही, कि किसी समय में अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु का अवतार वराह। अब आप कहेंगे कि भाई गोहिल तो एकलिंग जी के अपने आप को दीवान मानते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन भाई ये अलग अलग देवताओं में भी विश्वास रखते थे। इससे अपने को जानकारी मिलती है वराह मंदिर की जो ये प्रशस्ति वो भाई जो वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था, तो किसी आक्रमणकारी ने उस मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर से भाई जो उस मंदिर के जो मलबे में या कचरे में प्रशस्ति बच गई, सेफ बच गई, और किसी ने या किसी कारीगर ने इस प्रशस्ति को लाके ये सारणेश्वर मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, इस मंदिर के निर्माण में दीवार के चिपका दिया या उस पत्थर को सारणेश्वर मंदिर के निर्माण में लाके लगा दिया। ठीक है, जो प्रशस्ति वाला पत्थर था इसको। तो इस प्रशस्ति को अपन पढ़ते हैं तब ऐसा मिलता है कि अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो वराह मंदिर की जानकारी सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रशस्ति से अपने को जानकारी मिलती है कि जो मंदिर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने, उस मंदिर के लिए जो लोग दानदाता थे या भामाशाह थे, उनको कहा जाता था गोष्ठिक। उन गोष्ठिकों के नाम भी मिलते हैं इस सारणेश्वर प्रशस्ति से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। गोष्ठिक का शाब्दिक अर्थ होता है दानदाता। उस समय में जो मंदिरों के लिए दान देते, आज भी जो मंदिर बनवाते हैं, जैसे विद्यालय का निर्माण चल रहा हो और विद्यालय के निर्माण के लिए या कोई सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए कोई दानदाता चंदा देता है या डोनेशन देता है, उसको गोष्ठिक कहते हैं। लेकिन अपन यानी दानदाता कह देते, भामाशाह कह देते, उनको चढ़ाने के लिए भाई और दान दे, इसलिए अपन ठीक भामाशाह कह देते हैं। तो गोष्ठिकों के नाम भी मिलते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति से, जो वराह मंदिर के लिए दान दिए थे लोग। देखिए जो ये सारणेश्वर प्रशस्ति है,
यहां से जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है कि अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लिख लेना है 2-4 स्टार लगा के कि क्वेश्चन बनेगा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने की थी, अल्लट ने की थी। ये जानकारी अपने को मिलती है सारणेश्वर प्रशस्ति से। ठीक, देखिए इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि मेवाड़ में जो नौकर थे या कुछ पद थे राजा के नीचे, उन पदों का नाम मिलता है। जैसे अमात्य एक महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, तो जिसमें एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये जो पदों के नाम भी इस हरणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। इस हरणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार फिर जानकारी मिलती है अपने को कि भाई मेवाड़ में नौकरशाही थी और मेवाड़ में नौकरशाही अल्लट ने शुरू की थी। ठीक है, इस प्रशस्ति के अनुसार मानते हैं या इस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग मानते हैं। आप लिख लेना, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना सबसे पहले अल्लट ने की थी। अब बात करते हैं, अल्लट ने राजधानी भी स्थानांतरित की थी, या तो वो नागदा को मान रहा था, मुख्य राजधानी वो नागदा को मान रहा था, और अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाई थी। ठीक है, अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी, सेंटेंस के रूप में लिख सकते हो, अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाई थी। ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी मुख्य जो राजधानी है, मुख्य जो कैपिटल तो वो नागदा को ही मान रहा है अभी भी, लेकिन एक सब सेंटर या उप सेंटर, उप राजधानी के रूप में मान लो, तो अब दूसरी राजधानी लिखा हुआ है, तो अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाई। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है अपने को सारणेश्वर प्रशस्ति से। देखिए ये बात हो गई सारणेश्वर प्रशस्ति की। ये 953 ईस्वी की प्रशस्ति है। अल्लट का नाम मिलता है, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, अल्लट के पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है। इसमें वराह मंदिर की जानकारी देती है सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति जो लगी हुई है कहीं ना कहीं वराह मंदिर की प्रशस्ति है, वराह मंदिर पे लगी हुई थी कि अल्लट वराह मंदिर का निर्माण करवाएगा। गोष्ठिकों के नाम मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो पदों के नाम या वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनके पदों का नाम भी मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम या सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की थी। अब बात करते हैं आठपुर अभिलेख की। देखिए आठपुर अभिलेख है मेवाड़ के किसी कोई टाइम जो राजा हुआ शक्ति कुमार, तो शक्ति कुमार के टाइम का अभिलेख है। ठीक है, ठीक है, जो मेवाड़ के जो राजा शक्ति कुमार कोई राजा हुआ था, इस राजा के समय का यह अभिलेख है आठपुर अभिलेख। ये 977 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, आठपुर अभिलेख। देखिए जो ये अभिलेख है इसमें महालक्ष्मी का वंश बताया गया है। महालक्ष्मी का वंश बताया गया है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राठौड़ होते हैं। ठीक है, अपन त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तब पढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। ठीक है, तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो वही जो राष्ट्रकूट है इनको राठौड़ कहा गया है। तो महालक्ष्मी का जो वंश बताया गया है राष्ट्रकूट बताया गया है आठपुर अभिलेख में। सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट की माता का नाम बताया गया है महालक्ष्मी, और आठपुर अभिलेख में महालक्ष्मी का वंश भी बताया गया है राष्ट्रकूट। आठपुर अभिलेख में एक और जानकारी मिलती है कि अल्लट की जो पत्नी थी, देखिए जो अल्लट की जो पत्नी थी हरिया देवी, इसका नाम बताया गया हरिया देवी का। ठीक है, पत्नी का, और जो ये हूण राजकुमारी थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि आठपुर अभिलेख में इधर सारणेश्वर प्रशस्ति में माता और पुत्र के बारे में बताया गया है। आठपुर अभिलेख में अल्लट की जो पत्नी हरिया देवी का नाम बताया गया कि हरिया देवी अल्लट की पत्नी थी। हरिया देवी हूण राजकुमारी थी। हूणों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। हूण एक मध्य एशिया की जाति थी
तो ऐसा माना जा सकता है, एक ठीक है मजाक के रूप में देख सकते हो मान, कि संभवतया राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू हो सकती है हरिया देवी। ठीक है, हरिया देवी राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू हो सकती है हरिया देवी। हूण राजकुमारी थी, हूण मध्य एशिया की एक जाति थी। ठीक, देखिए और भी एक फैक्ट और लिख सकते हो आप, हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। ठीक है, तो देख लेना हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन मेंस जो एग्जाम्स होते हैं, जो आरएस मेंस, उनमें फिर जैसे अलर्ट का जो क्वेश्चन पूछ ले 5 नंबर में, तो फिर उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। तो हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था, आप लिख सकते हो। इधर आर्टपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ये बात हो चुकी है अलर्ट की, अलर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आज एक और बात कर लेते हैं, एक और शासक की बात कर लेते हैं, जयतर सिंह की। ठीक है, अल्लट की वापस बात करें, अल्लट का नाम जो आलू रावल था, वास्तविक नाम आलू रावल था। 2 जगहों से इनकी जानकारी मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति जो 953 ईस्वी की, और आठपुर अभिलेख जो 970 ईस्वी का है। ठीक है, सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट का नाम मिलता है, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, अल्लट के पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है, और यहाँ से वराह मंदिर की जानकारी मिलती है, और गोष्ठिकों के नाम मिलते हैं, यानी चंदा देने वालों के नाम मिलते हैं। मेवाड़ के जो पदों के नाम भी मिलते हैं। नौकरशाही की स्थापना संभवतः ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में अल्लट ने की थी। ठीक है, इस जो सारणेश्वर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग, और अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था। आठपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो अभिलेख है ये शक्ति कुमार राजा के समय का है। यहाँ पर अल्लट की माता महालक्ष्मी का वंश जो राष्ट्रकूट बताया गया है, और जो हरिया देवी जो अल्लट की पत्नी बताई गई है, जो हूण राजकुमारी थी, और हरिया देवी ने एक गांव बसाया था जिसका नाम था हर्षपुर। ये कंप्लीट जानकारी थी अल्लट के बारे में। अब बात करते हैं जयतर सिंह की। देखिए, अब से पहले अपन जो राजाओं के या जो शासक है उनके थोड़ा सा जो टाइम पीरियड की बात नहीं कि कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा है, शासन रहा था। अब जयतर सिंह की थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे टाइम की भी। ठीक है, लेकिन इनके समय में एक युद्ध हुआ था, भूताला युद्ध। देखिए, जो भूताला युद्ध है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, मैं थोड़ा सा उनके जो टाइम पीरियड को लेकर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इस बार जो 10th की बुक आई है उसमें जो लिखा हुआ है उसको अपन मान लेंगे। ठीक है, जयतर सिंह का जो टाइम पीरियड जो रहता है 1213 से 1253 तक माना जाता है। ठीक है, जयतर सिंह का टाइम पीरियड 1213 से 1253 माना जाता है। इनके समय का एक युद्ध महत्वपूर्ण है, वो पढ़ना अपने को, भूताला का युद्ध, बैटल ऑफ भूताला, भूताला का युद्ध। देखिए, ये 1227 में माना गया है। 10th की बुक्स में जो वर्तमान में चल रही है, पहले इस युद्ध को पढ़ा जाता था 1234 ईस्वी में। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, 1234 ईस्वी में पहले पढ़ा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो 10th की बुक चल रही है उनमें 1227 लिखा हुआ है, उल्लेख मिलता है कि 1227 में हुआ था। ठीक है, जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जयतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जयतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में होता 1227 में। इल्तुतमिश आप अगर पढ़ते हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो इंडिया की, तो उस समय पढ़ते हैं अपन रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खुद ने ही अपने बेटे नासिरुद्दीन को शासक बना के यानी घोषित कर दिया था। थोड़ी सी हटके बात बता रहा हूँ, राजस्थान से हटके बता रहा हूँ समझाने के लिए। इल्तुतमिश ने अपने रहते हुए ही, ये जीवित रहते हुए अपने जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अपना जो पुत्र था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में अपनी जो बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, रजिया सुल्तान को। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में हम सब जानते होंगे। इल्तुतमिश था जो दिल्ली का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था। ठीक है, ये आप लिख लेना, आप साइड में लिख सकते हो, दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश और जयतर सिंह के बीच में भूताला का युद्ध होता है 1227 में। भूताला नागदा के पास में है, उदयपुर में। ये भी आप साइड में लिख सकते हो भाई, भूताला कहाँ पे है, आपके माइंड में ये चल रहा हो तो भूताला नागदा के पास उदयपुर में है। जयतर सिंह इस युद्ध में विजय होता है, ठीक है। ये हारता है, इल्तुतमिश को पछाड़ देता है या हरा देता है, भगा भगा के मारता है जयतर सिंह। देखिए थोड़ी सी और बात बताने की कोशिश करूं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश तराइन का तीसरा युद्ध करता है। इल्तुतमिश और यल्दोजी के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन के दो युद्ध अपन बात किए थे अभी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध होता है इल्तुतमिश और यल्दोजी के बीच में होता है। यल्दोजी उसमें मारा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इल्तुतमिश और यल्दोजी के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। भूताला के युद्ध में 1227 में जयतर सिंह जीतता है, ठीक है। अब देखिए जब इल्तुतमिश हार रहा है, जयतर सिंह इल्तुतमिश को भगा भगा के मार रहा है और इल्तुतमिश भाग रहा है जयतर सिंह के आगे आगे, तो भाई जो राजस्थान के जो राजा थे इनकी एक अलग ही धारणा थी कि भाई भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करने की, ठीक है। भागती हुई सेना को यानी भागती हुई सेना को परेशान नहीं करते थे और एक शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करने की इनकी जो प्रवृत्ति थी एक पूजनीय रही है या एक सम्मानीय रही है। यही जो प्रवृत्ति इनकी विदेशों तक इनकी सराहना की गई है, ठीक है। राजस्थान के राजाओं की एक खूबी थी। तो इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी, भागती भागती जो सेना नागदा को लूट ली थी, ठीक है। इल्तुतमिश की सेना इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा में लूटपाट मचाती है और नागदा को पूरी तरह से नष्ट कर देती है एक प्रकार से, ठीक है। अब जयतर सिंह उधर खुशी मना रहा है, जयतर सिंह की सेना उधर डिस्को कर रही है, ठीक है। बंदूक फायरिंग कर रही है, हवाई फायरिंग कर रही है, अपन ने जीत लिया है, खुशी मना रही है, पैग वैग लगा रही है, सुट्टे उट्टे लगा रही है, छल्ले उड़ा रही है, ठीक है, धुआं। जयतर सिंह वापस इधर नागदा में आता है, राजधानी में आता है, तो इसको लगता है यार ये क्या हो गया, ये तो भागती हुई सेना इल्तुतमिश ने तो तहलका मचा दिया, यहाँ पे तो यानी आतंक मचा दिया, पीछे लूट लिया नागदा को। फिर इसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया था जयतर सिंह को कि भाई इस प्रकार से जो राजधानी है, जो कैपिटल है, समतल जगह पर नहीं रह सकती है। राजधानी और कैपिटल समतल जगह पर नहीं चलाई जा सकती है, ठीक। तो जो जयतर सिंह है अपनी से फिर नेक्स्ट जो राजधानी है चित्तौड़ को बनाता है, ठीक है। देखिए चित्तौड़ में उस समय परमार राजाओं का अधिकार था। जयतर सिंह मानता है कि भाई राजधानी अब पहाड़ी क्षेत्र पर होनी चाहिए, नीचे समतल एरिया में नहीं होनी चाहिए। जयतर सिंह चित्तौड़ में परमार राजाओं को हराता है और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। यह बात होगी राजधानी की। पहले जो राजधानी नागदा, फिर दूसरी राजधानी अलट बनाता है आहड़ को। अब जो जयतर सिंह राजधानी बनाता है चित्तौड़ को, ठीक है, परमार राजाओं को हराकर। ये बात होगी इस भूताला युद्ध की और इल्तुतमिश और जयतर सिंह की। अब बात करते हैं भूताला युद्ध की जानकारी अपने को कहां से मिलती है। भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है एक जैन लेखक था जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। देखिए जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट लिखूंगा तो इसलिए मैं कवि का नाम लेखक का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ये जो हमीर मदमर्दन जो पुस्तक है जयसिंह सूरी की पुस्तक है, ठीक है। जैन लेखक था जयसिंह सूरी। तो देखिए शेरशाह सूरी और जयसिंह सूरी को आप एक मत कर देना। शेरशाह सूरी का नाम वो सूर साम्राज्य का शासक था, तो शेरशाह सूर था, लेकिन उसको अपने वालों ने शेरशाह सूरी कहना शुरू कर दिया और अपन भी उसको शेरशाह सूरी मान लिया उसके नाम।
वो शेरशाह सूर था और सूर साम्राज्य का शासक था वो, ठीक है। ये जो सूरी जो लगते हैं लास्ट में, जो सरनेम सूरी होता है, ये जैन लोग होते हैं, ठीक है। तो जो जयसिंह सूरी था, ये जैन लेखक था। इसकी पुस्तक भी हमीर मधुमर्दन से जानकारी मिलती है अपने को भूताला युद्ध की, ठीक है। ये हमीर को शासक का नाम नहीं है, जो मेवाड़ वाले जो हमीर का नाम नहीं है, ठीक है। हम ये अमीर था भाई, ये अमीर को हमीर बना दिया गया है, ठीक है। अमीर जो मुस्लिम शासकों को अमीर बोला जाता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हमें जो अमीर यहाँ पे बोला गया है इल्तुतमिश को, ठीक है। यहाँ पे अमीर बोला गया है इल्तुतमिश को। मद का मतलब होता है घमंड, ठीक है। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। हमीर मधुमर्दन का अर्थ है इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ना, ठीक है। इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ना हमीर मधुमर्दन का अर्थ है। जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मधुमर्दन, इससे भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। हमीर मधुमर्दन का अर्थ है इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ना। हमीर को यानी अमीर को यहाँ पे हमीर लिखा गया है। अमीर मुस्लिम शासकों को बोला जाता था। इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ना हमीर मधुमर्दन का अर्थ है, ठीक है। अब जो लास्ट फैक्ट बचता है अपना, ये आप लिख लेना। जयतर सिंह का शासन काल है जो मध्यकालीन मेवाड़ का सौण काल कहलाता है, ठीक है। जयतर सिंह का शासन काल मध्यकालीन मेवाड़ का सौण काल कहलाता है। मेवाड़ जो मेवाड़ है उसका गोल्डन पीरियड कहलाता है जयतर सिंह का जो टाइम पीरियड है जो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये बात हो चुकी है जयतर सिंह की। अब जो नेक्स्ट जो शासक है मेवाड़ के और जो शासकों की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज अपन जो बेसिक इंफॉर्मेशन और जो शुरुआत के जो बड़े शासक हुए हैं उनकी बात किए हैं। ये अपनी वापस रिवाइज जो क्लास है, ये जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो वापस अपन जो राजवंश पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में और जो पढ़ेंगे जो अपने को ठीक लगेगा, जो पहले किसको पढ़ना चाहिए, जैसे प्रजामंडल है, एकीकरण है, उनको पढ़ लेंगे। फिर स्थापत्य कला की ओर बढ़ेंगे, फिर कला और संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आज जो पहली क्लास थी, शायद थोड़ी क्लास लंबी भी हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अपन बात किए आज यानी भुइल वंश की बात किए थे। भुइल वंश में यानी बप्पा रावल की बात किए थे सबसे पहले, फिर अलवट की बात किए थे, उसके बाद में जयतर सिंह की बात कर लिए हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, अब थोड़ा सा अब बार बार में बोलना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन अब चैनल को शेयर कर दिया करो, लिंक शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो और क्लास को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं हम, हर एक फैक्ट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई कोई कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स की कमी है, ठीक है। तो आप भाई लोगों के पास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो लिंक को, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।